ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भरद्वाज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 1 से लेकर के 15 मई के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा विकल्प कुछ इस प्रकार है। ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 1 मई, डी 18 अगस्त और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 1 मई का दिन इनको समर्पित होता है। इसे लेबर डे, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, मई डे के नाम से भी जाना जाता है। मजदूर दिवस का दिन न केवल श्रमिकों को सम्मान देने के लिए होता है, बल्कि इस दिन मजदूरों के हक के प्रति आवाज़ भी उठाई जाती है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी 1 मई। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते यानी डीए की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? विकल्प है हमारा ए 5%, बी 7%, सी 8%, डी 3%, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए 5%। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते यानी डीए की दरों में 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो अब तक 17% था, वेतन वृद्धि के बाद मूल वेतन के 22% पर पहुंच गया है। इस घोषणा से 4 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.25 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार ने भी कुछ इस कदम उठाए हैं। उन्होंने भी 3% सभी कर्मचारियों के देय महंगाई भत्ते यानी डीए की दरों में वृद्धि कर दी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की पर्टिकुलर बात की जाए तो इन्होंने 5% बढ़ाया है। बात करें अगर हमारे केंद्रीय सरकार की तो इन्होंने 3% बढ़ाया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है? हमारा विकल्प है ए 31%, बी 40%, सी 25%, डी 51%, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी 51%। केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी 51% हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार ने पवन हंस में प्रबंधन नियंत्रण भी छोड़ेगी और केंद्र सरकार ने बताया कि पवन हंस के पास 42 हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा है तथा कंपनी पिछले 3 वित्तीय वर्ष से घाटे में चल रही है। पवन हंस में केंद्र और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी का संयुक्त उपक्रम जेवी है। इसमें सरकार की 51% और ओएनजीसी के पास 49% हिस्सेदारी थी। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 51%। बेचने की तैयारी सरकार ने कर ली है, मंजूरी दे दी है। आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस एपिसोड का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन सहित चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारा अगला सवाल है, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है? हमारा विकल्प है परमजीत सिंह, बी मनोज पांडे, सी GS रेड्डी, डी RP कविता, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी मनोज पांडे। मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में, याद रखना है 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ले ली है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले पहले इंजीनियर भी बन गए हैं। उन्होंने 1 मई 2022 से इस पद का कार्यभार संभाला है। वह भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA खड़कवासला के पूर्व छात्र भी रहे हैं। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी मनोज पांडे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? विकल्प ए 3 बार, बी 4 बार, सी 2 बार, डी 1 बार, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी 2 बार। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह दिवस एक बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। तो दोनों डेट याद रखेंगे, एक बार 26 सितंबर और दूसरी बार 2 मई को मनाया जाता है। इस दिन खगोलीय संस्थान प्लेट
प्लेनेटरियम संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल 1973 में मनाया गया था। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे कि साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को, एक बार 2 मई को। पहली बार कब मनाया गया था? 1973 में। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है? विकल्प ए 30 अप्रैल, बी 25 मई, सी 10 जनवरी, डी 12 मार्च, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए 30 अप्रैल। भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ एवं बीमा कवर प्रदान करने पर भी जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी की गई थी। तो आपको याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में भी करी थी। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस संस्था की मुद्रा और वित्त की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबारने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है? हमारा विकल्प ए नाबार्ड, बी आरबीआई, सी सेबी, डी इरडा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प बी आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मुद्रा और वित्त आरसीएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाले नुकसान से उबारने में 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। कोविड-19 महामारी को दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे खराब स्वास्थ्य संकटों में से एक के रूप में माना गया है। रिपोर्ट का विषय रिवाइव और रिकंस्ट्रक्टेड है, जो कोविड-19 से मजबूती से उबारने और मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ावा देने के संदर्भ में शामिल है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आरबीआई। आप सभी को बता दूं कि आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। चेन्नई टीम के किस कप्तान ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है? हमारा विकल्प है ए रविंद्र जडेजा, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी ऋतुराज गायकवाड़, डी रॉबिन उथप्पा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए रविंद्र जडेजा। चेन्नई टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी फिर से टीम की कमान संभाल लिए हैं। जडेजा ने खेल पर ध्यान देने के लिए धोनी को फिर से कप्तानी सौंप दी है। इस सीजन में बतौर कप्तान धोनी ने पहला मैच 1 मई 2022 को हैदराबाद टीम के खिलाफ खेला और 13 रनों से शानदार जीत भी दर्ज की थी। इस मैच से पहले ही रविंद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में धोनी को वापस कमान संभालनी ही पड़ी। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए रविंद्र जडेजा। अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा विकल्प है ए 4 मई, बी 10 जनवरी, सी 12 मार्च, डी 25 मई, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए 4 मई। हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करता है कि पर्यावरण और समुदाय जैसे संभव सुरक्षित हो। अग्निशामक दिवस के प्रतीक में लाल और नीले रंग के रिबन भी होते हैं। रिबन में लाल रंग आग का प्रतीक है और नीला रंग पानी का प्रतीक है। तो ध्यान से इस सवाल का जो जवाब है वो है 4 मई। अगला सवाल है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प हमारा ए 12 जुलाई, बी 15 नवंबर, सी 10 फरवरी, डी 3 मई, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक मानव अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1993 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिशों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से यह हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी 3 मई को। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य के मियान का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? हमारा विकल्प ए बिहार, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी झारखंड, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी राजस्थान। राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। इसका नाम पहले मियाँ का बड़ा था। बता दें कि इससे पहले 2018 में राज्य के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में इस गांव का नाम बदलकर मियाँ का बड़ा से महेश नगर हुआ था। तो पूरा नाम जो था रेलवे स्टेशन का वो क्या था? मियाँ का बाड़ा।
इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, महेश नगर हॉल्ट। 2018 में मियाँ का बाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, और लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ था, जिसका परिवर्तन अब हो गया है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, राजस्थान। हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? हमारा विकल्प है ए, विनय मोहन कात्रा, बी, राहुल सचदेवा, सी, अनिल कुमार अग्निहोत्री, डी, मोहन कुमार मल्होत्रा, ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए, विनय मोहन कात्रा। वरिष्ठ राजनयिक विनय मोहन कात्रा ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने यह दायित्व ऐसे समय में संभाला जब नई दिल्ली यूक्रेन युद्ध समेत अलग अलग भू राजनीतिक घटनाक्रमों का सामना कर रही है। वर्ष 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी कन्ना ने हर्षवर्धन श्रृंगला का जगह लिया है। विदेश सचिव बनने से पहले विनय मोहन कन्ना नेपाल में भारत के राजदूत भी थे। तो इनका नाम याद रखना है, विनय मोहन कात्रा। अगला सवाल है हमारा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? विकल्प है हमारा ए, सुमन बैरी, बी, कोमल अग्रवाल, सी, राहुल त्रिपाठी, ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए, सुमन बैरी। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बैरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार से इस प्रमुख नीति निर्धारक संस्था का पदभार ग्रहण किया। बैरी राष्ट्रीय अनुप्रयुक्तम आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCR) के महानिदेशक और रॉयल डच सेल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री रह चुके हैं। वे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकीय आयोग और मौद्रिक नीति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए, सुमन बैरी। हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हमारा विकल्प है ए, कर्नाटक, बी, असम, सी, दिल्ली, डी, तेलंगाना, ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से जो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी, तेलंगाना। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर गूगल ने 2019 में गाचीबोवली में अधिगृहित 7.3 एकड़ की साइट पर अपने ग्राउंड अप विकास के डिजाइन का भी अनावरण किया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार गूगल युवाओं को गूगल कैरियर प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग करेगा, ताकि उन्हें डिजिटल प्रतिभा की मांग के लिए नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो गया है वो है विकल्प डी, तेलंगाना। हमारा अगला सवाल है, ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इनफी टेक्नोलॉजी ने SBI के किस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया है? विकल्प ए, प्रदीप चौधरी, बी, संजीव सिंह, सी, रजनीश कुमार, डी, दिनेश कुमार खारा, ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी, रजनीश कुमार। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। भारत भर में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं। बैंक के वित्त पोषण का लक्ष्य लगभग 40 लाख सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य का समर्थन करना है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हमारा अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आवर्जकों की अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त कितने साल तक करने की अनुमति दी जाएगी? हमारा विकल्प है कुछ इस प्रकार, ए, 1.5 साल, बी, 2 साल, सी, 3 साल, डी, 4 साल, ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए, 1.5 साल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ऐलान किया है कि कुछ श्रेणी के आवर्जकों की अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य परमिट का इस्तेमाल अतिरिक्त 1.5 साल तक करने की अनुमति दी जाएगी। इस श्रेणी में ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक लोग और H-1B वीजा धारक के पति पत्नी शामिल हैं। स्थानीय निवास कार्ड के रूप में पहचाने जाने वाला ग्रीन कार्ड प्रवासियों को जारी किया गया एक दस्तावेज है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि धारकों को अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए, 1.5 साल। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल को निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है?
हमारा विकल्प है ए नेपाल, बी रूस, सी भारत, डी पाकिस्तान, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी भारत। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। यह पहला मौका है जब कांस में इस तरह की परंपरा की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक तौर पर भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। इस साल यह फेस्टिवल 17 मई से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया है। हमारा विकल्प है ए रोबमन पावेल, सी निकोलस पूरन, सी ब्रेंडम किंग, डी किरण पोलार्ड, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी निकोलस पूरन। निकोलस पूरन को वेस्टइंडीज का नया वनडे और T20 कप्तान बनाया गया है। बता दें कि निकोलस पूरन पिछले महीने संन्यास लेने वाले किरण पोलार्ड की जगह लेंगे। पूरन 37 वनडे है ना 37 वनडे मैचों में 40.04 की औसत से 1121 रन बनाए हैं। इस दौरान एक शतक और 8 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं। 57 T20 मैचों में 27.77% की औसत और 129.08 के स्ट्राइक रेट से 1194 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली है। उन्होंने T20 में 8 अर्धशतक भी लगाए हैं। इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी निकोलस पूरन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक लगातार रेपो रेट में वृद्धि या कमी करते रहती है। हमारा विकल्प है ए 5.40%, बी 6.40%, सी 3.40%, डी 4.40%, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी 4.40%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 मई 2022 को रेपो रेट में 0.40% बढ़ाकर, है ना, कितना कर दिया है, 4.40% कर दिया है। मुख्य रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। इससे पहले आरबीआई ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। यही वजह है कि इस दर में बदलाव का सीधा असर खुदरा कर्ज पर पड़ता है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प डी 4.40% कर दिया गया है। बढ़ोतरी कितनी हुई है, 0.40% की। अगला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा विकल्प है ए चीन, बी बांग्लादेश, सी जर्मनी, डी जापान, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता भी जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी जर्मनी। हमारा अगला सवाल है, विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 3 मई 2022 को मनाया गया था। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्या थी? थीम है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। याद रखेंगे, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। इसका मूल उद्देश्य विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 1998 में पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुई प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद किया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए मई महीने के पहले मंगलवार। और इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम याद रखेंगे क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। अगला सवाल है हमारा, हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सी पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। हमारा विकल्प है ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं, ई एक से अधिक, है ना। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए स्वर्ण पदक।
हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। वर्ष 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य पदक, जबकि पिछले साल अंकिता स्यूली ने रजत पदक जीता था। हर्षदा ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें से 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम शामिल है। तो बस इतना याद रखना है कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो विकल्प है हमारा ए 152वां, बी 155वां, सी 150वां, डी 158वां, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी 150वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान 157वां स्थान पे। बात कर लेते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका का स्थान है 146वां, जबकि बांग्लादेश का स्थान है 162वां और म्यांमार का स्थान की बात की जाए तो 176वां। यह रैंकिंग कुल 180 देशों की बीच की गई है। तो भारत का स्थान याद रखेंगे 142वां स्थान से फिसलकर 150वां स्थान आ चुका है। पाकिस्तान 157वां, श्रीलंका 146वां, बांग्लादेश 162वां, म्यांमार 176वां, और इस तरह से इन रैंकिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितने सीटों का प्रस्ताव दिया है? हमारा विकल्प है ए 43, बी 47, सी 45, डी 40, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए 43। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी 5 संसदीय क्षेत्रों में समान संख्या में विधानसभा क्षेत्र रखने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। इससे यहाँ कुल 90 सीटें हो जाएंगी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है 43। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे? हमारा विकल्प है ए पंजाब, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी दिल्ली। दिल्ली में अब बिजली पर सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने 2016-17 से बिजली सब्सिडी योजना शुरू की है। इसमें दिल्ली वालों को खपत के आधार पर सब्सिडी मिलती है। 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त है। इस तरह के उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30.39 लाख है। वहीं 201 से लेकर के 400 यूनिट तक 201 से लेकर के 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी भी मिलती है। तो याद रखना है कि 30.39 लाख ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल 200 यूनिट तक बिजली खपत नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनको बिजली मुफ्त में मिलती है। बाकी 201 से लेकर के 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी भी मिलती है। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी। हमारा अगला सवाल है, इस साल किस महीने में भारत का जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के सार्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है? विकल्प ए अप्रैल, बी मार्च, सी फरवरी, डी जनवरी, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए अप्रैल। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह का अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि कर अनुपालन में सुधार से जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर हुआ है। यह पिछले उच्च स्तर मार्च 2022 के 1.42 लाख करोड़ रुपए से करीब 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अनुपालन के स्तर में सुधार हुआ है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए अप्रैल। हमारा अगला सवाल है, किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? हमारा विकल्प है ए फिनलैंड, बी डेनमार्क, सी स्वीडन, डी फ्रांस, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी डेनमार्क।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की है। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिनमें ग्रीन शिपिंग में उत्कृष्टता, केंद्र प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल है। तो समझौता केवल 9 ज्ञापनों पर हुआ है। अगला सवाल है हमारा, आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी भारत, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी, अपना भारत। भारत T20 में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। उसके दूसरे नंबर पर काबिज इंग्लैंड पर बढ़त 1 की बजाय 5 अंकों की हो गई है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है, जो अब 6ठे स्थान पर हैं। इसी तरह से बांग्लादेश और श्रीलंका 10वें नंबर की टीम अफगानिस्तान से आगे निकल गए हैं। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी, भारत। अगला सवाल है हमारा, टाटा IPL फाइनल 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा? अगला सवाल इस तरह से, इसका जो विकल्प है वो है ईडन गार्डन, बी वानखेड़े, सी अरुण जेटली स्टेडियम, डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। IPL 2022 का फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। ये मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर क्रमशः 24 मई और 25 मई को ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, जबकि IPL क्वालिफायर 2 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हमारा अगला सवाल है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? विकल्प है ए महेंद्र सिंह धोनी, बी विराट कोहली, सी डेविड वार्नर, डी रोहित शर्मा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा सी, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर T20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वार्नर के नाम अब T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक हैं। बता दें कि गेल ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। वार्नर और गेल के बाद T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर विराट कोहली काबिज हैं। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी, डेविड वार्नर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं? विकल्प हमारा ए नेपाल, बी फिनलैंड, सी रूस, डी इराक, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, फिनलैंड। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में भी चर्चा की गई है तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया है। बैठक डेनमार्क की राजधानी के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित भी की गई थी। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, फिनलैंड। हमारा अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा विकल्प है ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 8 मई, डी 20 अगस्त, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी, 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि पहला रेड क्रॉस दिवस 1948 में मनाया गया था। यह लोगों की पीड़ा को कम करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया भर में वर्तमान में स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ लोगों की मदद करके मनाया जाता है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प सी, 8 मई। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस देश में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? विकल्प ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी ब्रिटेन, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स में दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह बीमारी चूहे या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्य में फैलती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल ही में नाइजीरिया से आया है। ऐसे में आशंका है कि मरीज को मंकी पॉक्स का संक्रमण उसी देश में हुआ था। मंकी पॉक्स भी एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह ही होती है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प डी, ब्रिटेन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा, गृह मंत्रालय ने आने जाने वाले महीने में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइंस को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? विकल्प ए जेट एयरवेज, बी एयर इंडिया, सी स्पाइस जेट, डी विस्तारा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए जेट एयरवेज।
गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने हेतु जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। बता दें कि सुरक्षा मंजूरी जेट एयरवेज के प्रबंधन, नियंत्रण एवं शेयरधारिता पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव के मद्देनजर दी गई है। जेट एयरवेज पर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसकी वजह से कंपनी में आर्थिक संकट पैदा हो गई थी। जेट एयरवेज का संचालन 17 अप्रैल 2019 से बंद है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए, जेट एयरवेज। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दिए गए विकल्पों में से जो इस सवाल का सही जवाब है वो है विकल्प बी, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रवासी पक्षियों के आवासों, विशेष रूप से आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार। अगला सवाल है हमारा, मेकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचाई सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है? विकल्प है हमारा ए, राजस्थान, बी, बिहार, सी, पंजाब, डी, तमिलनाडु, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए, राजस्थान। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचाई सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। अक्षय ऊर्जा के स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का लगभग 64% हिस्सा है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए, राजस्थान। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना की शुरुआत की गई है? हमारा विकल्प है ए, बिहार, बी, पंजाब, सी, महाराष्ट्र, डी, झारखंड, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना की शुरुआत की गई है। यह भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना में यह योजना मुख्य रूप से उन सभी सजा काट रहे कैदियों के लिए शुरू की गई है जो 3 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं। बता दें कि अधिकांश कैदी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं और उन्हें कैद में रखने के कारण उनके परिवारों के पास आय का कोई स्रोत अब नहीं बचा है। इसलिए यह ऋण ऐसे कैदियों के परिवार के सदस्यों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प सी, महाराष्ट्र। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? हमारा विकल्प ए, पंजाब, बी, बिहार, सी, तमिलनाडु, डी, कर्नाटक, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी, बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है, जो एक शून्य तरल निर्वहन संयंत्र है। शून्य तरल निर्वहन एक अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति है जो तरल अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करती है। यह संयंत्र 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब है अपना बिहार। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए कितने एकड़ रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी, 1500 रुपये। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। हमारा अगला सवाल है, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? हमारा विकल्प है ए, 9 मई, बी, 10 जनवरी, सी, 12 अप्रैल, डी, 20 जुलाई, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब है 9 मई। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप मेवाड़ वर्तमान राजस्थान के 13वें राजा थे। राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वर्ष 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन भी हो गया था।
तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए 9 मई। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं? विकल्प ए 10, बी 14, सी 20, डी 25, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प बी 14। हाल ही में व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राज्यों को पोस्ट रिवॉल्यूशन रेवेन्यू डिफ्लिक्ट के अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। राज्यों की पात्रता का निर्धारण राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए 15वें आयोग द्वारा किया गया है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वह है विकल्प बी 14 राज्यों। अगला सवाल है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? विकल्प ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी पटना, डी लखनऊ, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है विकल्प ए बेंगलुरु। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया था। यह इन खेलों का दूसरा संस्करण है। इस प्रतियोगिता में कुल 20 मैच खेले गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में देश के लगभग 210 विश्वविद्यालयों के 3900 छात्रों ने भाग लिया है। खेलों के इस संस्करण में पहली बार मलखंभा और योगासन को भी पेश किया गया था। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बेंगलुरु। याद रखना है कि 2021 वाला आयोजन 2022 में किया गया, क्योंकि 2021 में कोरोना के वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल है हमारा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 यानी वर्ल्ड फूड प्राइज निम्न में से किसने जीता है? विकल्प ए राहुल सचदेवा, बी सिंथिया रोसेनजवेग, सी डॉक्टर रतन लाल, डी साइमन एन महान, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प बी सिंथिया रोसेनजवेग। सिंथिया रोसेनजवेग ने 2022 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो दुनिया भर के व्यक्तियों को उपलब्धियों को पहचानने के उद्देश्य से दिया जाता है, जिन्होंने दुनिया भर में भोजन की मात्रा, गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार करके मनुष्यों के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता की है। इस पुरस्कार की कल्पना नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता नॉर्मन बोरलॉग ने भी की थी। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प बी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 पुलित्जर अवार्ड मिला है? विकल्प ए ब्रायन स्कैरी, सी अर्शदीप सिंह, डी राहुल सचदेवा, डी दानिश सिद्दीकी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प डी दानिश सिद्दीकी। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है। पुरस्कार विजेताओं में भारतीय पत्रकार अदनान अवीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे का नाम भी शामिल है। फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की तालिबान और अफगान सेना के संघर्ष के दौरान मौत हो गई थी। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान भी माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो 1917 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प डी दानिश सिद्दीकी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आने वाले परीक्षाओं के लिए। अगला सवाल है हमारा, यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? विकल्प ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी नेपाल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प सी रूस। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र का पर्यटन निकाय एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा को भी प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प सी रूस। अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विकल्प ए भूटान, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी वियतनाम, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिंदा राजपक्षे ने राजधानी कोलंबो में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच यह निर्णय किया। मालूम हो कि राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन से साल 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बता दें कि यह संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पैदा हुआ, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकल्प बी श्रीलंका। इस एपिसोड का अंतिम सवाल, IBM के किस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है?
विकल्प ए अरविंद कृष्णा, बी मोहन अग्रवाल, सी रोहन सेट्टी, डी कृष्णा मल्होत्रा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए अरविंद कृष्णा। IBM के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। बैंक ने घोषणा की है कि 60 वर्षीय अरविंद कृष्णा को क्लास बी निदेशक चुना गया है। बयान में कहा गया है कि कृष्णा 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। IIT कानपुर से पढ़ रहे अरविंद कृष्णा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल होंगे। तो इस तरह से इस एपिसोड के लगभग 48 सवालों की श्रृंखला जो कि 1 से लेकर के 15 मई के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित थी। आई होप कि ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।